Welcome back. Now your chapter is chapter 4, working with using Python library. इन प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोग को बता चुका था कि लाइब्रेरीज क्या होती हैं और मॉड्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, मैंने ये भी कहा था कि लाइब्रेरी या पैकेज या मॉड्यूल्स जो है हम लोग अपने प्रोग्राम में कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। आपकी पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या होती है, इसके अलावा और जो लाइब्रेरी होती है जो एक्सटर्नल, वो क्या होती है। अब इसी चैप्टर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स आप कैसे क्रिएट करोगे और कैसे उस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला ये है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। ठीक, तो मैं यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग आपको बताया गया था कि 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा या दिस इज माई फर्स्ट मॉड्यूल विच created by me। यहाँ पे आप लोगों को ये आपका डॉक स्ट्रिंग है जो कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है, जो आप ये बता सकते हो कि ये मॉड्यूल्स क्या है, इस मॉड्यूल्स में क्या आप डिफाइन कर रहे हो, इस मॉड्यूल्स में आप जो भी फंक्शन के बारे में आप बता रहे हो वो फंक्शन क्या काम करेगा। तो जनरली इसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। या तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा 3 बार कर दें या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 3 बार कर दें, यानी कि मल्टीपल लाइन के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन यूज किया जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। मॉड्यूल्स जो होते हैं वो आपके जो फंक्शंस होते हैं या आपके वेरिएबल होते हैं या जो कांस्टेंट होते हैं या जो भी क्लास या ऑब्जेक्ट होता है उसका वो कलेक्शन होता है, जिसको हम चाहें तो बाद में उसको हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से जो प्री डिफाइंड जो आपकी लाइब्रेरी होती है उसको आप इंपोर्ट करके उसके अंदर जो भी फंक्शन होते हैं उसको हम लोग जैसे एक्सेस करते हैं, उसी तरीके से हम लोग खुद का मॉड्यूल्स बना के उसको अगर हम चाहें तो अपने प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल भी जो होती है वो नॉर्मल आपकी पाइथन ही फाइल होती है, क्योंकि इसका भी एक्सटेंशन .py होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम दिया पावर। ठीक है, हमने नाम क्या दे दिया, पावर x, y। और यहाँ पे मैंने ले लिया a = 1। फिर मैंने एक लूप चला दिया फॉर a। यहाँ पे मैंने एक लूप चलाया a इन रेंज। यहाँ पे मैंने रेंज x⁴y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y। तो यहाँ पे हमने कॉलम दे दिया, फिर आपने क्या दे दिया k × x, और k × x देने के बाद फिर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न। ठीक, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न k। ठीक, अब आपने यहाँ पे एक दूसरा जो है आपने मॉड्यूल्स बनाया वो सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये दे दिया डेप्थ, यहाँ पे हमने दे दिया एरिया c। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, एरिया c दे दिया। और यहाँ पे मैंने जो है एक वेरिएबल ले लिया r। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया pi = 3.14, जो कि पाई की वैल्यू लेना होता है। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया
एम इक्वल टू पाई इंटू आर, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू में रिटर्न कर दिया, यहाँ पे एम, ठीक है। तो ये आपका एक फर्स्ट मॉड्यूल हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक आपका मॉड्यूल हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलिए कि मैंने इसका नाम दे दिया सेंट्रल, हमने इसका क्या नाम दे दिया, सेंट्रल डॉट पी वाई ये बाय डिफॉल्ट ले लेता है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना एक मॉड्यूल्स बनाया और इसका मैंने क्या नाम दे दिया, सेंट्रल डॉट पी वाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, जो आपका कहलाएगा मेन, वो आपका क्या होगा, आपका मेन, ठीक है। तो लेकिन जो भी अगर आप फाइल आप बनाएंगे, ये और मेन फाइल वो दोनों क्या होना चाहिए, बोथ आर इन सेम लोकेशन, यानी कि ये एक ही लोकेशन में होना चाहिए। अगर सी ड्राइव में है तो सी ड्राइव में भी आपकी ये मॉड्यूल्स फाइल होनी चाहिए, उसी सी ड्राइव में ये, या अगर ये डेस्कटॉप पे है तो ये भी डेस्कटॉप पे होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कहीं और स्टोर है और मेन फाइल कहीं और स्टोर है तो फिर वो एरर आएगा। जैसे आप लोग गेम वगैरह या कुछ अगर देते हैं तो वो आपका डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी एरर आता है, डीएलएल एरर आता है, तो उस केस में आपका यहाँ पे डीएलएल एरर आएगा। तो ये चीज का आप इंश्योर हो जाइएगा कि ये दोनों फाइल जो है आपकी क्या होनी चाहिए, सेम लोकेशन पे होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मेन फाइल में बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, मेन फाइल, ठीक है। और इसका नाम ना हो तो आप दे दीजिएगा शाहपुर, क्या दे दीजिएगा, शाहपुर डॉट पी वाई, आप यहाँ पे क्या दे दीजिएगा, शाहपुर डॉट पी वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद मैंने किस फाइल को हमने यहाँ पे लिख दिया, सेंट्रल। यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, सेंट्रल, और फिर यहाँ पे लिख दिया प्रिंट IM इन मेन, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, IM इन मेन, ठीक। अब यहाँ पे हमने जो है हमने ले लिया a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4, ठीक। और मैं यहाँ पे एक जो है वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कहा p इक्वल टू सेंट्रल डॉट पावर, और यहाँ पे हमने दे दिया a कॉमा b, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, सेंट्रल, ये एक्चुअली क्या है आपका इंपोर्ट किया गया सेंट्रल में। तो सेंट्रल में देखिए एक आपका फंक्शन बना हुआ पावर नाम का, मैंने उस पावर नाम को कॉल किया, कहाँ से कॉल किया, सेंट्रल डॉट पावर, यहाँ पे आपको डॉट देना होगा, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रिंट द रिजल्ट ऑफ पावर इज, द रिजल्ट ऑफ पावर इज, यहाँ पे आप क्या दे सकते हो, यहाँ पे p आप दे सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो प्रिंट के अंदर भी आप दे सकते हो प्रिंट द 5 टू पावर 3 इज, और आप उस फंक्शन को कॉल कर लीजिए। तो फंक्शन किसके अंदर है, सेंट्रल डॉट पावर, और इसके अंदर आप क्या दे देंगे, 5,3, यहाँ पे आप क्या दे देंगे, 5,3, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, अब हम यहाँ पे एक दूसरा मॉड्यूल हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, मैंने यहाँ पे प्रिंट दे दिया, और प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, कॉल द एरिया फंक्शन फ्रॉम सेंट्रल मॉड्यूल, सेंट्रल मॉड्यूल, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, टू कॉल द फ्रॉम सेंट्रल मॉड्यूल, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर देना हो तो दे दीजिए प्रिंट द एरिया इज, अब यहाँ पे दे दीजिए सेंट्रल डॉट
आपका क्या नाम था, एरिया सी, यहाँ पे दे दीजिए एरिया सी, यहाँ पे 3.7 दे दीजिए, यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं किसी वेरिएबल में आप इसको स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जो है कोई एक वेरिएबल ले लीजिए, जैसे हमने सी इक्वल टू ले लिया एरिया, हमने क्या ले लिया, एरिया सी, इसके अंदर जो वैल्यू पास करना है आप अपना पास कर दीजिए, फिर यहाँ पे दे दीजिए प्रिंट द सेंट्रल डॉट एरिया सी, और यहाँ पे जो वैल्यू पास करना आप कर दीजिए, जो भी वैल्यू। ठीक है, द एरिया ऑफ सर्किल इन, और यहाँ पे जो है कॉमा क्या दे दीजिए, सी। तो ये हो गया आपकी कौन सी फाइल, ये आपकी मेन फाइल हो गई, ये आपकी क्या हो गई, मेन फाइल हो गई। ठीक, ये आपकी मेन फाइल हो गई। तो इस तरीके से आप जितना चाहे उतना जो है आप अपना मॉड्यूल्स बना सकते हैं, अपने हिसाब से मॉड्यूल्स बना सकते हैं, क्योंकि इसी मॉड्यूल्स में जब मैंने बताया तब एक वर्ड आया थी मॉड्यूलरिटी। ठीक है, तो मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी एक जैसे रिलेटेड जितने भी जो फंक्शन है उससे रिलेटेड, जो आपका लॉजिक है उससे रिलेटेड, जो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, क्लास है, ऑब्जेक्ट को उसको क्या कीजिए, उसको एक जगह पे आप उसको रख दीजिए। तो वही चीज आपकी क्या कहलाती है, मॉड्यूल्स कहलाती है। तो हमने जो है एक मॉड्यूल्स बनाया, इसके अंदर कुछ इससे रिलेटेड जो फंक्शन थे मैंने, फिर इसी तरीके से और भी जो आपको लग रहा है उस हिसाब से अपना मॉड्यूल्स बनाते रहिए, इसको जो है आप जो है स्टोर करते जाइए। ठीक है, इसी चीज में एक आपको एक वर्ड आपको मिलेगा, नेम स्पेस। क्या मिलेगा, नेम स्पेस। तो ये होगा कलेक्शन ऑफ नेम of related to object, it is by default created by interpreter या कंपाइलर। मतलब नेम स्पेस क्या होता है कि नेम स्पेस एक जो है इसको आपको नहीं बनाना होता है, ये आपका जो है पाइथन का जो कंपाइलर है या जो उसका जो इंटरप्रीटर है वो ऑलरेडी खुद बनाते हैं। एक तरीके से हर मॉड्यूल से रिलेटेड उसकी एक डिक्शनरी बनाता है, यानी कि उसका एक कलेक्शन बनाता है। एक इस मॉड्यूल के नाम से एक ऐसा जगह वो बनाएगा मेमोरी में जहाँ पे पर्टिकुलर उस मॉड्यूल से रिलेटेड जितने भी क्लास होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, फंक्शन होंगे, कमेंट्स होंगे, डॉक स्ट्रिंग होगी, उन सबको एक जगह उठा के वो स्टोर कर देता है, ताकि जो है आपको ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ सेंट्रल डॉट पावर, तो वो चेक करता है कि क्या वो इस मॉड्यूल्स के अंदर है कि नहीं, पर्टिकुलर जो मॉड्यूल्स जो है हमारा बनाया गया है। ठीक है, तो नेम स्पेस कुछ नहीं होता है। यहाँ पे कहा गया कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे फंक्शन भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, उससे रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, जितनी भी चीजें वो होती हैं उनका वो ऑटोमेटिकली वो एक कलेक्शन बना देता है, आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसी नेम स्पेस की हेल्प से वो ये चीज आइडेंटिफाई कर पाता है कि वो ऑब्जेक्ट यानी कि वो फंक्शन या वो वेरिएबल पर्टिकुलर इसमें है कि नहीं है। ठीक, ये चीज आपका क्या कहलाता है, नेम स्पेस। ठीक, इट्स ओके। अब देखिए, अब हम इसको देखिए, यही आपका जो है सेंट्रल नाम का मॉड्यूल्स है। अब देखिए इसको हम कितने तरीके से हम अपने मेन फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। हम चाहे तो पूरा का पूरा कर ले, हम चाहे तो पर्टिकुलर कोई एक फंक्शन को हम कर ले, उसके बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि आपको और भी चीजें समझने में आसान रहे।
तो ओके स्टूडेंट, तो नाउ हम लोग ऑलरेडी जो है एक हम लोग मॉड्यूल्स बना चुके हैं, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स, जिसका नाम क्या है, सेंट्रल डॉट पी वाई। ठीक है, ये हमारा एक मॉड्यूल्स है जिसके अंदर 2 फंक्शंस है और इसके अलावा कुछ वेरिएबल्स वगैरह है जो कि मैंने उसमें यूज किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, अब और इसी में हम आप लोगों को और चीजें जो है हम आप लोग को हम बता सकते हैं। वी कैन गिव द अल्टरनेटिव या एलियास नेम ऑफ मॉड्यूल at the time of importing the module in program। ठीक, अब जैसे कि मान के चले कि हमने जो है एक जैसे कि हमने एक प्रोग्राम बनाया। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल आपको बता दें ताकि आपको वो चीजें आपको समझ में 1 by 1 आपका आता रहे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा import central एज सी। तो आप देखिए जो आपका लग रहा है कि मॉड्यूल्स का नाम जो है बहुत ज्यादा लॉन्ग है या वो है, तो आप अगर चाहें तो इंपोर्ट करते समय आप उसका एक अल्टरनेटिव नाम या उसका आप एक एलियास दे सकते हैं, ताकि अब अगर आपको इस सेंट्रल में से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको एक्सेस करना हो या उस प्रोग्राम में आपको यूज करना हो, तो आप सेंट्रल या उस मॉड्यूल्स का नाम ना देकर आप उसके एलियास या उसका नाम आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कह दिया कि जैसे कि P = C डॉट पावर, और यहाँ पे आपको जो देना है आप वहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं तो जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया L = C डॉट एरिया C, फंक्शन का नाम क्या था, एरिया C, और वहाँ पे आप जो भी चाहिए आप वहाँ पे उसको दे दीजिए। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि आप उसका एक नया या एलियास नाम आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि वी कैन मोर देन we can import more than one object या मोर देन वन ऑब्जेक्ट बाद में बताएंगे, हम आपको मॉड्यूल बता देते हैं। मॉड्यूल इन द प्रोग्राम। ठीक है, अब इसको समझने के लिए अब यहाँ पे ये चीज समझिए, ये तो आपका मेन फाइल है जो ये शाहपुर नाम की जो फाइल, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। और जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ और मॉड्यूल्स वगैरह मैंने अगर बनाया है, अगर उसको अगर आप चाहते हैं इंपोर्ट करना एक ही बार में, एक ही इंपोर्ट कीवर्ड के यूज से, अब जैसे कि मान के चलिए कि हमने यहाँ पे एक यहाँ पे जैसे कि आपका ये मॉड्यूल नेम हो गया आपका, जैसे कि मॉड्यूल नेम आपका हो गया यहाँ पे जैसे विकास। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक मॉड्यूल हो गया आपका देवरिया। ठीक है, तो जैसे कि आपने एक मॉड्यूल आपने बनाया, इसका नाम आपने क्या रखा, विकास, और एक आपने और मॉड्यूल आपने बनाया। ठीक है, और उस मॉड्यूल का आपने क्या नाम रखा, देवरिया डॉट py, इसका नाम क्या रखा, जैसे कि ब्रांच का नाम है विकास नगर बरगदवा देवरिया शाहपुर तारामंडल। ठीक है, तो उसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसको आप लोग कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आप लिख देंगे इंपोर्ट, और आपने एक जो आपने क्या बनाया था, सेंट्रल कॉमा विकास कॉमा देवरिया, आप यहाँ पे क्या दे देंगे, देवरिया। ठीक है, तो आप जो है एक से ज्यादा आप जो है यहाँ पे इंपोर्ट आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, और एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं, जैसे कि ये तो एक आपका वो हो गया, ठीक है ना, तो ये एक चीज हो गया। ठीक, अगर आप विथ एलियास देना चाहते हैं, ठीक है ना, विथ एलियास यानी कि नाम के साथ,
आप यहाँ पे दे दीजिए इंपोर्ट सेंट्रल एज सी, विकास एज बी, देवरिया एज डी। ठीक, देवरिया एज डी आप इस तरीके से दे सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप जो है सेंट्रल में से कोई ऑब्जेक्ट फंक्शन क्लास या जो भी एक्सेस करना चाहते हैं तो आप सी डॉट उस ऑब्जेक्ट का फंक्शन का नाम लिख दीजिए, यानी सी डॉट जो भी ऑब्जेक्ट आपका है, इसी तरीके से वी डॉट, इसी तरीके से होगा डी डॉट, यानी कि अब आपको सेंट्रल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये यानी एक से ज्यादा मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं इंपोर्ट के दौरान अगर आप उसका कोई नया नाम अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप जो है इंपोर्टिंग के दौरान आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज की कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ये चीजें आपको यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं आपको आगे हम बता रहे हैं। ठीक है, आप जैसे कि मैंने कल ही बताया था कि एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट फंक्शन यानी पर्टिकुलर यानी कि कुछ सेलेक्टेड यानी कि टू इंपोर्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इंपोर्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मॉड्यूल अगर आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये आपका जो है पहला पॉइंट है, ये आपका क्या है दूसरा पॉइंट है, ये आपका क्या हो गया आपका तीसरा पॉइंट है। तो इसके लिए जो हम यूज कर सकते हैं यानी कि इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज फ्रॉम स्टेटमेंट। क्या यूज करते हैं, फ्रॉम स्टेटमेंट, यानी कि ये जो है हम फ्रॉम स्टेटमेंट के द्वारा या फ्रॉम कीवर्ड के द्वारा हम लोग ये चीज दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा फ्रॉम शाहपुर, ठीक, हमने कहा फ्रॉम शाहपुर, और इंपोर्ट जैसे पावर हमने क्या दे दिया, इंपोर्ट पावर। देखिए हम यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो मैंने क्या लिखा, फ्रॉम शाहपुर, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, इंपोर्ट दिया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ये देते हैं तो P इक्वल टू, तो अब आप सीधे आप इसको यूज कर सकते हैं, पावर 2,4 आया समझ में। तो अब इस केस में अगर फ्रॉम के थ्रू अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को या वेरिएबल को या किसी फंक्शन को अगर आप पर्टिकुलर उसको अगर आप ये कर रहे हैं तो उस केस में आपको डॉट ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। यानी कि इसका जो बेनिफिट है, हम बेनिफिट बता दे रहे हैं, बेनिफिट्स नो डॉट ऑपरेटर, नो डॉट ऑपरेटर यूज, ये इसका बेनिफिट होता है। ठीक है ना, नो डॉट ऑपरेटर यूज है, समझिए। तो डॉट ऑपरेटर भी नहीं यूज होगा और मॉड्यूल नेम भी यूज इसमें नहीं होगा, डायरेक्ट जो है ये चीज आप दे सकते हैं, है समझ में। या इसको कह सकते नो डॉट, या मॉड्यूल भी कह सकते हैं, मॉड्यूल नेम। तो जब मॉड्यूल नेम आएगा तो डॉट तो आएगा ही आएगा। तो यही हुआ बेनिफिट नो मॉड्यूल या डॉट ऑपरेटर यूज। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर चाहे तो आप चाहे तो प्रिंट के अंदर भी आप यहाँ पे दे दीजिए, प्रिंट द पावर इज, यहाँ पे सिंपल सा पावर के फंक्शन को आप कॉल कर लीजिए, यहाँ पे जो भी आपको चाहिए आप उसको दे दीजिए, तो ये भी आपका हो जाएगा। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका तीसरा केस हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अब मैं इधर वाला पोर्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये फर्स्ट केस हो गया, 2 केस, सेकेंड केस, और ये आपका थर्ड केस। अब मैं आपको फोर्थ केस में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ केस में अगर आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट अगर आप चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम कीवर्ड का यूज होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम कीवर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, फोर्थ केस, ठीक है ना। फोर्थ केस क्या है, वही लेके बस चीजें जो है आप यहाँ पे
समझ लीजिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ कहा फ्रॉम शाहपुर और हमने कह दिया इंपोर्ट और यहाँ पे हमने दे दिया पावर कॉमा पाई, यानी पाई एक आपका क्या था, ये क्या कहा जाता है, वेरिएबल है। तो आप इसको भी चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। प्रिंट पाई या आप यहाँ पे दे सकते हैं प्रिंट पावर। अगर आपको निकालना है तो पावर दे दीजिए, आपको जो है ये सब डॉट ऑपरेटर की इसमें जरूरत नहीं होगी। तो पाई क्या है, पाई एक वेरिएबल है जो मैंने यूज किया है हमें अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो उस प्रोग्राम में जो भी पाई की वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 वो आ जाएगी और प्लस ये जो पावर है वो आपका यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मॉड्यूल्स बनाते हैं और मॉड्यूल्स बनाने के बाद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस मॉड्यूल्स को हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इंपोर्ट करके हम अपने प्रोग्राम में उसको यूज करते हैं, ठीक है। अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है। अब इस चीज को हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो अगला जो आपका पॉइंट आ रहा है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, मतलब इसको आप कह सकते हैं यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, ठीक। तो ये चीजें मैं आपको बता दूं कि जो है जब आपको फंक्शंस जब मैंने बताया था तो शायद आपको ये चीजें याद होंगी कि जो फंक्शन जो है आपके वो 3 तरीके के होते थे, ठीक है। 3 तरीके के होते थे फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था टाइप ऑफ फंक्शन, तो शायद आपको याद होगा एक आपका होता था प्री डिफाइंड, क्या होता था, प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शन, क्या कहते थे इसको हम लोग, बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। ठीक, दूसरा आता था फंक्शन विद इन मॉड्यूल, ठीक। और एक तीसरा आता था यूजर डिफाइंड फंक्शन। तीसरा क्या आता था, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन में बताया था, ठीक है। तो ये जो प्री डिफाइन या बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वो आपका क्या होता है, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं, जिसके लिए मुझे किसी भी मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। ये ऑलरेडी फ्री रहते हैं, अवेलेबल होते हैं। आप इसको चाहें तो आप जो है सिर्फ फंक्शन का नाम दे के आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको किसी तरीके के मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। एक जो दूसरा होता है फंक्शन विद मॉड्यूल, ये भी आपको बताया जाएगा इसी चैप्टर में कि कुछ मॉड्यूल्स हैं जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपको बताना है उस मॉड्यूल्स के कुछ पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में। तो जब मैं उस मॉड्यूल्स को जब मैं इंपोर्ट करूंगा तो उसके जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है तभी वो वहाँ पे आपके प्रोग्राम में दिखाई देंगे। तो कुछ फंक्शन किसके अंदर होते हैं, मॉड्यूल्स के अंदर होते हैं। एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन जो ऑलरेडी मैंने आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं द पाइथन इंटरप्रेटर एज मीनिंग predefined function that are always available for use in program. You need not to import any module for them, so you can use directly built-in
बिल्ट इन फंक्शन ऐड कैसे कर सकते हैं? सिर्फ खाली आप उस फंक्शन का नाम दे दीजिए। क्या दे देंगे? फंक्शन नेम और ये वाला साइन। आप उस फंक्शन का नाम दे दीजिए और ये वाला साइन दे देंगे। आप उस फंक्शन को डायरेक्टली जो है आप यूज कर सकते हैं। यानी कि इसको जो है यूज करने के लिए आपको किसी भी तरीके के इस तरीके के प्री डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, इसको यूज करने के लिए आपको जो है किसी भी तरीके इसी के तरीके के मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसको कहा गया स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, सिर्फ खाली उस फंक्शन का नाम दे दीजिए। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे आपका प्रिंट है, आप लोगों ने नाम सुना होगा INT है, आपने लैंड का नाम आपने सुना होगा, राउंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने फ्लोट का नाम सुना होगा, लिस्ट का नाम सुना होगा। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं। उसको आप डायरेक्ट कहें तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। वो अपने आप जो है आपका पाइथन का जो कंपाइलर है उसको आप ले लेता है। ठीक है, अब आगे आप आ जाइए। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी या बिल्ट इन फंक्शन में ही आ जाइए। अब जो है जैसे कि आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें 3 नंबर सिस्टम होते हैं। एक बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, इंटीजर होता है और एक आपका हेक्साडेसिमल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिकल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि जो है आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, पहला आपका आता है बाइनरी। पहला आपका क्या आता है? बाइनरी। इसके लिए जो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं वो आपका क्या होता है? वो आपका बिन फंक्शन होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज हम आपको बता दें, जैसे कि ये आपका 17 है, ओनली 17 है, तो आप इसको क्या इसको हम लोग कौन सा नंबर कहेंगे? इसको हम लोग इंटीजर कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। ठीक है, और अगर 0 के साथ अगर b आता है, क्या आता है? 0 के साथ b आता है, तो इसका मतलब ये बाइनरी नंबर के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब कि 0 के साथ अगर b अगर आता है, 0b और आता है, तो इसका मतलब ये आपका कौन सा नंबर हो गया? बाइनरी। अगर 0 के साथ अगर o आता है तो इसका मतलब ये आपका हो गया ऑक्टल नंबर। 0 के साथ अगर x आ रहा है तो इसका मतलब ये आपका कौन सा नंबर हो गया? ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। तो ये इस तरीके से नंबर को इसमें जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए एक हम बिन फंक्शन का यूज करेंगे। ये है नंबर रिप्रेजेंट करने। 0b से कोई भी नंबर रिप्रेजेंट होगा तो वो बाइनरी होगा। 0 से जो भी नंबर आप लिखेंगे वो ऑक्टल होगा। 0x से जो भी लिखेंगे वो आपका हेक्सा होगा। बाइनरी आपको पता है 0 to 1 होता है। ऑक्टल में क्या आता है? 0 to 7। हेक्सा में क्या आता है? 0 to 9 with A to F। ये वाले सारे नंबर आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस फंक्शन को हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे हमने दिया k = 5 दे दिया, p = 0, 7 दे दिया, फिर बाद में जो है t = हमने OX A दे दिया। ठीक है, अब इसी को चलिए, अब ये जो नंबर जो हमने दिया गया है, अब इसी नंबर को क्या करते हैं कि इसका हम जो है बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया प्रिंट, यहाँ पे हमने दे दिया बिन, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया? k। यहाँ पे हमने बिन क्या दे दिया? यहाँ पे p, और फिर यहाँ पे हमने क्या दे दिया? बिन, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया? t हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या दे दिया? t दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, जब अगर हम आउटपुट निकालेंगे, अब हम देखिए आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे k5 है, तो ये 0 बाइनरी 1 0 1। ठीक है, इसका जब अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो OB7 का क्या हो जाएगा? 111 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बाइनरी इसको निकालना है
ये 0B मैंने छोटा छोटा नंबर इसलिए लिया है ताकि जो है आपको ये चीजें जो है समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि जो है आपको इसमें कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो ये चीजें जो है आप समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाइए। अब एक्चुअली जो बिन फंक्शन है, भले ही आपने इसमें कोई भी इंटीजर या ऑक्टल या कुछ भी आपने दिया है, लेकिन अगर आप इसका अगर टाइप अगर मांगेंगे, क्या मांगेंगे, अगर आप यहाँ पे जो है जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ और हम दे देते हैं, जैसे ताकि जो आप लोग को समझ में आ जाए। अब जैसे हमने यहाँ पे कहा m इक्वल टू बिन के, हमने यहाँ पे क्या कहा m इक्वल टू बिन के, यानी कि इसका जो भी है, जो भी के में है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या देगा, m में देगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये चीजें अब ये देखा जाए कि m किस टाइप का होगा, ये इंटीजर टाइप का होगा कि बाइनरी टाइप का होगा कि ऑक्टल टाइप का होगा कि फ्लोट टाइप का होगा। इतना याद रखिएगा, जो भी कन्वर्जन वो करेगा तो स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट टाइप m, और अगर आपको लेंथ में निकालना है तो आप लेंथ आप यहाँ पे जो है आप m का निकाल के आपको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे टाइप आपका क्या आ जाएगा str, और यहाँ पे लेंथ आपका कितना आएगा, ये 5 आएगा। यहाँ पे लेंथ आपका कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये स्ट्रिंग की तरह ये ट्रीट करता है, ये किस तरीके से ट्रीट करेगा, ये स्ट्रिंग की तरह ये ट्रीट करता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब मैं इसी में जो है तो ये आपका बाइनरी फंक्शन है। अब हम लोग आ जाइए, अब हम यहाँ पे ऑक्टल फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से किसी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाता है ताकि जो है आपको वो चीज समझ में आ जाए, ठीक है। तो ऑक्टल के लिए जो है हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो आपका होता है OCT, ठीक है। अगर आपको समझना है तो इसी तरीके से आप यहाँ पे समझ लीजिए। हमने k इक्वल टू 5 दे दिया, p इक्वल टू हमने यहाँ पे जो है 0, p इक्वल टू अब यहाँ पे हम बाइनरी ले लेते हैं 1 0 0 1 हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे t इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या दे दिया 0x, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया आपका जो है a दे दिया। हमने यहाँ पे क्या दे दिया, ये आपका a दे दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसको जो है कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट, हमने यहाँ पे कहा OCT के, फिर मैंने यहाँ पे कहा OCT P, ठीक है, और OCT P दे दिया, फिर आपने यहाँ पे क्या दे दिया OCT T आपने दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए k की वैल्यू कितनी है, ये 5 है। तो जाहिर सी बात है कि ये आपका इंटीजर है, तो ये इंटीजर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर 7 तक तो बराबर ही होगी। तो अब यहाँ पे इसका जो आएगा 0 हो और ये 5 आएगा, ठीक है, ये 0 हो 5 आएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ये देते प्रिंट OCT, और अगर आप यहाँ पे k की वैल्यू अगर आप 10 दिए होते, कितना दिए होते आप यहाँ पे 10 दिए होते, और अगर आप यहाँ पे k देते तो यानी कि 0 to 7 तो बराबर ही रहेगा, 0 to 7 तो बराबर ही रहेगा। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही वो आगे ये बढ़ेगा, यानी कि ये जो है 8 के लिए 9, ठीक है, 9 के लिए 1 0, और 10 के लिए 11, और ये यहाँ पे 12 के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी 0 to 7, और 8 के लिए ये यहाँ पे 1 0 हो जाता है। कितना होता है 1 0, फिर 1 1, ये और ये यहाँ पे ये आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका क्या है 10 है, तो 10 की जगह पे जो है 0 to 7 8 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग कन्वर्जन आप लोगों को पता होगा तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये आपका क्या है 1 0 0 1 है, ठीक है। तो अब आप इसको जो है कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो इसका बाइनरी कितना आएगा, इसका जो है 9 आएगा बाइनरी, ठीक है। तो यहाँ पे 9 का अपना देख लीजिएगा कि इसका जो है
कितना ये आएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग ऑक्टल है, ये 10 है तो 10 को अपना कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करना तो कर लीजिए, 1009 है ना, यहाँ पे 8 3 है, 1 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 4 1 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 9 था, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको इसको करना है तो ये आपका 10 था, तो 10 को आप डिवाइड कर दीजिए 8 1 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 12 आ जाएगा। ये यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 12 आ जाएगा, ठीक। 12 मतलब ये आपका 0 है और O, 0 और O के साथ यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 12 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है ऑक्टल फंक्शन वगैरह को भी आप यूज करके जो है इसको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 का 11 हो गया, 10 का आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ताकि आपको ये चीजें जो है समझ में आ जाए, ठीक है। देख लीजिए, तो ये आपका ऑक्टल फंक्शन है। अब तीसरा आप आ जाइए, क्या कहा जाता है, आप जो है हेक्साडेसिमल देख लीजिए, ठीक है। यानी कि कोई भी आप नंबर दे दीजिए उसको हेक्साडेसिमल, ये सब प्रैक्टिस की चीजें आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हेक्साडेसिमल, ठीक है ना। हेक्साडेसिमल के लिए जो फंक्शन यूज होता है HEX, ठीक है। कौन सा फंक्शन यूज होता है, HEX, ठीक है। अगर आपको देखना तो A इक्वल टू हमने 10 दे दिया, B इक्वल टू जो है ऑक्टल में ये दे दिया, फिर हमने यहाँ पे 11 दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने C इक्वल टू बाइनरी है, बाइनरी में 1 0 दे दिया। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट का X A, X B, X C, ठीक है। तो जो भी आपने दिया, जैसे कि आपने A की वैल्यू क्या दिया 10 दिया, इंटीजर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये A आएगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये A आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 0xA, ठीक। और ये आपने क्या दिया है, ऑक्टल में दिया है। आपने जो है ऑक्टल में यहाँ पे क्या दिया है 1 और 1, आपने क्या दिया है 1 और 1। और इसको जब आप हेक्साडेसिमल में जब अगर आप इसको जब ये कन्वर्ट जब आप करेंगे, क्या कहा जाता है, ऑक्टल को जब हेक्साडेसिमल में जब अगर आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। समझ में आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए 1 0 1 0 मतलब हो गया 10, तो 10 को हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं A, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, इसको A लेंगे, ठीक। ये चीज समझ में आ गई, ठीक। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है हम लोग निकालेंगे। क्लास फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने कन्वर्जन पढ़ा होगा, इसको आप निकाल के देख लीजिएगा। कोई अगर मिस्टेक हो तो आप अपने लेवल पे इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका कन्वर्जन है। जैसे 10 है तो साथ साथ कोई भी प्रीफिक्स सफिक्स तो लगा नहीं है, तो सिंपल सी बात है 10 का हेक्साडेसिमल में A होगा। अब यहाँ पे B, ये ऑक्टल 11 है, तो इस ऑक्टल को पहले आप जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, फिर डेसिमल से सीधे कहाँ चले जाइएगा, हेक्साडेसिमल में आप चले जाइएगा, ठीक है। तो इससे जो है ये आपका नंबर जो है पता चल जाएगा, क्योंकि ये आपका 11 है ना। 11 को अगर आप डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो है आपको जो नंबर मिलेगा उसको अपना देख लीजिए। 9 मिलेगा, 1 × 8 + 1 × 8 8 1 9 होगा, तो 9 जो है आपका इसमें हो जाएगा। फिर बाद में जो है ये आपका 10 है, तो ये आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे आ जाइए, एक आध फंक्शन और जो है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका हेक्साडेसिमल है, ठीक है। अब आ जाइए इंटीजर के लिए जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पे INT हमने यहाँ पे ले लिया A = ऑक्टल,
ये हो गया 11, b इक्वल टू 0 ए हमने ले लिया, और उसी तरीके से हमने c इक्वल टू बाइनरी में 1 0 1 ले लिया, हमने प्रिंट दिया, इसका हमने INT निकाला, फिर इसका हमने INT निकाला, और फिर मैंने जो है इसका INT निकाला। तो ये देखिए आपका क्या है, ऑक्टल में आपका क्या है 11 है। तो ऑक्टल में जब 11 है तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे 1 × 8 + 1 × 8 0 1, तो ये आपका 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका ए है, ए की वैल्यू आपकी कितनी होती है 10 1 0 1, ये कितना होता है आपका 5 होता है। ये आपका कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसी भी नंबर को आप इंटीजर के इक्विवेलेंट आप लोग दे सकते हैं 9 10 और 5, ठीक है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में कन्वर्जन पढ़ा है तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रैक्टिस का है। बस ये कहा गया कि जो पाइथन जो है सारे नंबर सिस्टम को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो चलिए, तो आज तो ये कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन में हमने आपको मैथमेटिकल पढ़ा दिया। कुछ और फंक्शन जो आपके प्री डिफाइंड या बिल्ट-इन फंक्शन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेके, बाकी और जो भी प्री डिफाइंड फंक्शन किसी और चीज़ से रिलेटेड स्ट्रिंग वगैरह या जो कुछ भी है उसके बारे में हम लोग